आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेनली अगर एक कंटेनर में गैस है तो उसका बिहेवियर कैसा है ये जानने के लिए हम केटीजी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश किया कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल्स विच इज़ इनसाइड अ कंटेनर। और बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने जो सिस्टम लिया था वो गैस था, और उसके उसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया था और कभी कंप्रेशन किया, कभी एक्सपेंशन किया, उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमको निकल के सामने आई उससे। तो गैसेज एज ए इंडिविजुअल उसको कैसे हम समझ सकते हैं? तो मेनली ये गैस रैंडमली इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकती है, मतलब दे आर रैंडम। ठीक है, अगर आप एंट्रोपी जानते होंगे तो इनकी कुछ एंट्रोपी होगी, ठीक है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो दे आर रैंडम, दे आर रैंडम। ओके, दीज रैंडमनेस मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कुछ एनर्जी है तभी रैंडम है। कोई चीज़ रैंडम तभी होती है जब उसके अंदर एनर्जी होती है। ऑल्सो क्या होता है अगर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराए? व्हाट विल हैपन इफ दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल विल कोलाइड विथ ईच अदर? अगेन, one more thing is that what will happen if this molecule will collide with the container, with the wall of the container? So गैस का जो प्रॉपर्टी है मेनली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हर आदमी ने अपने अपने तरफ से, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने तरफ से इसके बारे में थ्योरीज दी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है केटीजी। ठीक है, और वो मानता है कि गैस इज़ लाइक रैपिडली मूविंग एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, सो गैस, बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में हम मेनली पढ़ने वाले हैं, बिहेवियर ऑफ गैस। एंड वन मोर थिंग इज दैट देयर इज अ रैंडम मोशन, देयर इज रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ओके, या एटम। ठीक, तो इसी में अराउंड 1661 में बॉयल्स लॉ बना, और बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर में जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो जो प्रेशर इन दैट कंटेनर is inversely proportional to the volume. ठीक है, pressure will increase, volume will decrease, and pressure will decrease, then volume will increase. okay, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, पीवी ग्राफ, ठीक है, पीवी डायग्राम, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ना। इसको अगर न्यूमेरिकली समझने के लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, तो k अपॉन v। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। तो मान लिया कि अगर गैस नंबर 1 है तो P1 V1 बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, और गैस 2 के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं तो P2 V2 बराबर कांस्टेंट। तो कभी भी दो गैसेस के लिए हम ऐसे दो स्टेट के लिए बात करना चाहें, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 पे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम पिस्टन को डाउन करते थे तो प्रेशर इनिशियली P1 फिर बाद में P2 होता था। नाउ इफ वी डिवाइड दिस इक्वेशन, व्हाट आई विल गेट इज P1 V1 अपॉन P2 V2 विल बी कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, दैट इज 1। सो क्या मिलेगा आपको? सो यू कैन सॉल्व दिस, P1 V1 इज P2 V2। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट लॉ इज द चार्ल्स लॉ basically, and Charles law is like that only, मतलब the thing is we are dealing with pressure, volume and temperature। तो किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं तो दूसरा एक दूसरे के से रिलेटेड है ना। तो चार्ल्स लॉ में क्या हो जाता है आपका, सिंपली जब प्रेशर कांस्टेंट हो, सो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर आपका जो वॉल्यूम है
वो प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर की, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ग्राफ कैसा होगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, V वर्सेस T, तो आप देख रहे हैं कि दोनों प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। नाउ अगर हम इसको देखें मैथमेटिकली तो V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, KT1, और V2 के लिए हो जाएगा KT2। तो V1 डिवाइड अगर इन दोनों इक्वेशन को करें तो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गेल-लुसाक लॉ, ठीक है, गेल-लुसाक लॉ, ठीक है। इस लॉ में मेनली बोला जाता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आपका प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर की, ठीक है। सो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर आपका टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं सिंपली, तो प्रेशर इधर y एक्सिस पे, टेम्परेचर x एक्सिस पे, तो प्रोपोर्शनलिटी है तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो आपका ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू K कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई T। तो P1 इज इक्वल्स टू KT1, P2 इज इक्वल्स टू KT2। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द थ्री लॉज विच इज इम्पॉर्टेंट इन KT। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज कॉल्ड द आइडियल गैस लॉ, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये सिंपली एक इन्हीं इक्वेशन से बनती है जहाँ पे हमको पता है कि बॉयल्स लॉ कहता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ कहता है कि आपका प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। सिमिलरली चार्ल्स लॉ कहता है कि आपका जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो इन दोनों को अगर अपन मिला दें तो हमारा हो जाएगा प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आएगी, तो P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई T बाई V, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है R, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है R को कहते हैं हम गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसको कहते हैं हम गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है अराउंड 8.31, ठीक है, 314, ओके। तो अभी अपना ये जो बन गया तो P बराबर हो गया RT बाई V, ठीक है। अगर हम सही से लिखें तो ये हो जाता है PV इज इक्वल्स टू RT। ये 1 मोल के लिए है, ये 1 मोल के लिए। अगर इसी को हम N मोल के लिए लिखें तो N मोल के लिए हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू nRT। इसको हम कहते हैं आइडियल गैस लॉ, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और जो ये इक्वेशन फॉलो करती है उसको कहते हैं हम आइडियल गैस बेसिकली, ठीक है। सो जो भी गैस वो जो PV इज इक्वल्स टू nRT फॉलो करेगी उसको हम कहेंगे आइडियल गैस, सिंपल, ठीक है। नाउ अभी एक और टर्म है, अगर हम आइडियल गैस लॉ इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस लॉ in terms of basically बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। देखिए ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आइडिया ये है कि एक्चुअली में जो हम पढ़ रहे हैं वो एक पार्ट, एक सब्जेक्ट का पार्ट, एक फिजिक्स के एक ब्रांच का पार्ट है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। तो जब हम बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस से डील करते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक एक गैस को पकड़ के नहीं हम कर सकते, यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कलेक्टिवली हम पढ़ते हैं इनका बिहेवियर को, ठीक है। तो वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डील करती है। उसी में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एक बड़ा स्टैंडर्ड सा बेसिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया हमारे पास गैसेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक लेवल पे इतना ही जाने आप, बाकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आपके अलग अलग लॉज हैं डील करने के लिए गैसेस के लिए।
ये तो गैस मॉलिक्यूल्स है, वे इलेक्ट्रॉन के डील करने के लिए अलग होते हैं, है ना। फर्मियोन्स अलग हैं, बोसोन्स के लिए अलग होते हैं, है ना। तो अभी तो नॉर्मल गैस मॉलिक्यूल का ही आप पढ़ रहे हैं, इतना ही रखते हैं। तो देखिए ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, के। कुछ लोग के से भी डिनोट करते हैं, कोई बुरी बात नहीं उसमें, ठीक है, आप के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम बोलें कि के क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं के इज नथिंग बट रेशियो ऑफ अ गैस कांस्टेंट टू एवोगाड्रो नंबर। तो गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, यही होती है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नाउ यू नो दैट गैस कांस्टेंट इज आर, एवोगाड्रो नंबर इज Na, तो Kb की वैल्यू हो जाएगी R/Na, ठीक है, सिंपली। ओके, सो Kb हैज बिकम R/Na। नाउ अभी हम इसको कैसे लिखें, तो हम इसको R को लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू KBNA, ठीक है। नाउ वी नो दैट बाय आइडियल गैस PV is equals to nRT. So PV is equals to nRT. Okay. So I will put this thing is this equation, this square bracket in this equation. Okay, here in R. So PV now becomes n times KB NAT. Okay. Simple. Now, how we define this n? Now n can be defined as number of moles. This is number of moles, ठीक है, number of moles. Now how number of moles is defined? So number of moles is defined as number of molecules divided by number of molecules divided by the Avogadro number, ठीक है। इस तरीके से हम किसको डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। आपको पता होगा कि जब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मासेस, तो मासेस के टर्म में जब हम बात करते हैं तो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में, अगर नंबर के टर्म में बात करेंगे, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम n लिखते हैं और एवोगाड्रो को Na, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स। सो आई विल पुट दिस in this equation here. What will happen? See, PV equals to n by Na, okay, n by Na KB Na T. So this Na will cancel out. So what I get? PV is equals to n KBT. Okay. Now, what is the value of this? This is the ideal gas in terms of Boltzmann constant, ठीक है, Boltzmann constant. Okay. Now the homework for you is to find out the value of Boltzmann constant. Okay. So this is your sort of a homework, that suppose Na is what, 6.023 into 10 to power 23, and what is the value of R gas constant is basically 8.314, ठीक है। अभी इन दोनों का आप क्या करेंगे, 8.314 इन टर्म्स ऑफ जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये कहाँ से आएगा आर की वैल्यू, ये जूल मोल इनवर्स के इजीली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। PV इज, सी हाउ आई हैव फाइंड आउट दिस यूनिट, सिंपली सी PV अपॉन NT is R, right? So PV is a work, so it is joule. N is mole, so it is mole inverse. T is Kelvin, so it is Kelvin inverse. That is how why the unit of R is joule mole inverse Kelvin inverse. Okay, so you just divide this equation by this equation. Okay,
and see what will be the, sorry, divide this by this in here, like here, and see what is the answer. You will find out it will be around 10 to the power minus 23. So you will find the value of Boltzmann constant to be approximately 1.38 into 10 to the power. So you will find kb is equals to 1.38 into 10 to the power minus 23. Now similarly from here you can easily find out the unit of what, kb. So this is your sort of homework to find out the unit of kb. Okay, put it here, just the same idea which I have used here, the same idea which I have used here to find out the r. Similarly you can find out the unit of kb. Okay, okay. Now let's start with the understanding what is called the ideal gas and real gas. Okay, so it can be a joke. What is ideal gas? A gas which follows ideal gas equation is called ideal gas. What is real gas? A gas which doesn't follow ideal gas equation is real gas. So it can be a definition somehow, but the thing is you have to be more precise or accurate about the ideal gas. Okay. So yeah, the very definition of ideal gas is what? The gas which follow PV is equals to nRT. Okay. Now so first we will understand about the ideal gas, the gas which follows PV is equals to nRT equation. Okay, so gas which follows ideal gas equation, basically PV is equals to nRT equation is called ideal gas. Okay, fine. Now ये तो हो गया, ठीक है. Now what are the assumptions of ideal gas? Assumption क्या है उसके? Why it is different? Why we want to achieve this? If we want to achieve this, then you should know now how to achieve this. You know, if you have a target of getting some college, then you should understand the way. Okay, so assumption का क्या है? पहला assumption ये है ideal gas का कि size of molecule is negligible. Okay, simple. So size of molecule, we are not considering the size. Okay, just point object मान के चलते हैं, point object. ठीक है. Okay, now next is there is no force of attraction. Okay, there is no force of attraction between molecule. Okay, like we know that ions, positive and negative, they attract each other. By if positive ion, negative ion, they will attract each other. Two masses attract each other using gravitational force. So we are assuming that in a container, if the molecule is there and it is an ideal gas molecule, then it should not attract each other. Okay, that is the assumption. ऐसा होता नहीं है, but ये assumption है कि attraction नहीं होगा between molecule of gas. ठीक है. So it is quite of discipline वाला, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला गैस हो गया ना. ऐसा नेचर में भी पॉसिबल नहीं है कि यू कांट हैव अट्रैक्शन विद समवन. ओके, इट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, सो ऑब्वियसली तो दीज आर दी पैरामीटर्स. तो ये पैरामीटर पे कभी भी कोई गैस खड़ा नहीं उतरता है. ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ डेविएशन रहता है और उसी को हम कहते हैं डेविएशन ऑफ द रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. तो हमेशा रियल गैस को हम चाहते हैं कि वो आइडियली बिहेव करे, बट इट डजंट हैपन. ओके, ऑब्वियसली ये तो नेचर का रूल है ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा तो मिलेगा नहीं हमें, कुछ तो है ना. बेसिकली जिसको हम सिमेट्रिक कहते हैं वो रियल में सिमेट्रिक होता नहीं है, हमारी सोच के लिए वो सिमेट्रिक है. एनीवे, दिस इज नॉट ये टॉक, इससे रिलेटेड नहीं है. सो एनीवे, तो रियल गैस इज basically you can say that what is real gas, the definition is they are non ideal gas. ठीक है, ये सिंपल.
तो उसमें क्या हो गया, हुज मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई स्पेस, हुज मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं इसकी साइज को, बट यहाँ पे क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस, और रियल में ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड हैव इंटरैक्शंस। नाउ व्हाट इज इंटरैक्शन, आप लोग को कंफ्यूजन भी होता है इंटरैक्शन वर्ड में, ठीक है। इंटरैक्शन मतलब यही हुआ, अगर दो चार्जेस एक दूसरे के बीच में फोर्स लगा रहे हैं तो देयर इज कूलम इंटरैक्शन। दो मासेस एक दूसरे के बीच में फोर्स लगा रहे हैं, देयर इज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना, इंटरैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड इंटरैक्शन, ओके। सो देयर इज, दे हैव इंटरैक्शन। तो रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, और मॉलिक्यूल है तो भाई स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे ही, अट्रैक्शन दोनों में होगा ही, ठीक है, ऐसा है। These are the real gas. So therefore we say that no real gas fulfill, है ना। और रियल में ऐसा ही होता है ना, पेरेंट्स के जो डिमांड होते हैं उसको बहुत ही कम बच्चे फुलफिल कर पाते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। assumption of ideal gas, ideal gas. So no real gas fulfill assumption of ideal gas. So this is the thing. So this is called deviation of real gas from ideal behavior, ठीक है। अगेन मैं एक बार और मैं क्लियर कर दूं क्या मैंने बताने की कोशिश किया है। पहला, व्हाट इज आइडियल गैस। तो आइडियल गैस वो है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है, सिंपली। सो आइडियल गैस इक्वेशन को जो फॉलो कर रही है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, दैट इज आइडियल गैस। नाउ दीज आर द अजम्पशन कि भाई साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, सो वी डोंट अज्यूम दैट कि इसका साइज भी रहेगा, इट इज नेग्लिजिबल, ऐसा मान के चलते हैं। मॉलिक्यूल यानी गैस मॉलिक्यूल का नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं है उसके अंदर, अपने आप अलग अलग सब खड़े हुए हैं गैसेस, ठीक है। और रियल में ऐसा होता है, नहीं होता। रियल गैस क्या होता है, दे आर नॉन आइडियल गैस। कौन से, वो स्पेस से फोकाई करते हैं और इंटरैक्शन होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, कूलम इंटरैक्शन। इसीलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि रियल गैसेस जो है अजम्पशंस को फुलफिल नहीं कर पाते आइडियल गैस की। सो देयर इज अ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नाउ तो क्या ऐसा है कि कभी कोई गैस आइडियल नहीं बन सकता है? तो देखिए बात यह है कि अब जब थ्योरी पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के बारे में, तो किसी न किसी गैस को तो करना ही पड़ेगा, या तो हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए जनरली अभी आइडियली गैस कैसे अचीव किया जाए उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है, हाउ आइडियल गैस कैन बी अचीव। तो देखिए आइडियल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी अचीव्ड कब, when there is very low pressure, very low pressure. See one thing, if we have a pressure, very low pressure, then all the molecules will have space, you know, will have space and they can separately move on. If there is very high pressure, then all molecules will what, they will gonna touch each other, they will gonna interact with each other, etc. So therefore we assume that there is very low pressure. Now number 2 is what, very high temperature, very high temperature. So obviously, so very high temperature, if the pressure is low and temperature is also high, they will gonna, you know, vibrate randomly, etc. So this is how we achieve a ideal gas, ठीक है, high temperature and low pressure, ठीक है, okay.